नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और भूतों की टोली। और ये कॉमिक्स जो है बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की कॉमिक्स है। इसके पहले कि मैंने सारी कॉमिक्स को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बाकेलाल कॉमिक्स प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, बाकेलाल और भूतों की टोली। खी 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 खी, मैं किस तरह हंसूं। विशालगढ़ की ओर अग्रसर बाकेलाल और विक्रम सिंह। क्या हुआ महाराज? कमबख्त, सांप तो इसके आसपास नहीं नजर आ रहा है, तो जरूर इसके पांव में कोई जहरीला कांटा चुभा होगा। बाकेलाल, ये देखो, विशालगढ़ की खोज में चलते चलते अब तो पाँव की जुतियाँ भी फट गई है। ओह, कांटा भी जहरीला नहीं निकला। महाराज, मेरा बस चले तो अपनी खाल की जूतियाँ बनाकर आपके पाँव में डाल दूं। ये कहने में मेरे पिताश्री का क्या जाता है। क्यों मजाक करते हो बाकेलाल? तुम्हारे शरीर पर खाल है कहाँ पर? थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक हंसी छूट गई बाकेलाल की। मुर्गा भाई मुर्गा। कुकड़ू। बाकेलाल की बात सुन क्रोधित ऋषि ने सिर ऊंचा किया। पापी, असभ्य मानव, तूने तपस्यारत महान ऋषि क्रोधाचार्य को मुर्गा कहकर हमारा अपमान किया है। दुष्ट सिकंटे, जा दुराचारी, मैंने तुझे शाप दिया, तू आज सूर्यास्त तक मुर्गा बना रहेगा। नहीं मान्यवर, सविनय निवेदन ये है कि बाकेलाल अबोध बालक है। इस नादान बालक को क्षमा कर दें, आपकी अति कृपा होगी। जा, चला जा मूर्ख, अन्यथा तुझे मुर्गी बना दूंगा। और फिर घबराकर जैसे ही पलटे विक्रम सिंह, मेरा प्यारा बाकेलाल मुर्गा बन गया। और तभी बाकेलाल पर झपट पड़ी वो लोमड़ी। वाह, ये मुर्गा ईश्वर ने मेरे लिए ही पृथ्वी पर भेजा है। चल बसंती, टूट पड़ इस पर। बाकेलाल, लोमड़ी, मैं उड़कर मुच्छर के कंधे पर जा बैठता हूँ। अब ये लोमड़ी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी और विक्रम सिंह को ही पहले खाएगी। बाकेलाल, अब मैं क्या करूँ? ये तो अब मेरी ओर ही आ रही है। जल्दी कर मुच्छर, तलवार से उड़ा दे इसका सिर। ओह, तलवार? कहाँ है तलवार? हाँ, ये रही। अगले ही पल, अरे ये तो बच गई। ये बच गई तो फिर मैं मरूंगा। मेरे दादा लोमड़ ने मुझे तलवार और लाठी से बचाव के सारे दांव पेच बचपन में ही सिखा दिए थे। चालाक लोमड़ी फुर्ती के साथ तुरंत वापस बाकेलाल पर झपटी। मैं हूँ लोमड़ी, चुलबुली लोमड़ी। ओह, इस मोटे को पलटने में जितना समय लगेगा उतने में तो ये मुझे चट कर जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और बाकेलाल ने लोमड़ी के सिर पर जड़ी जबरदस्त ठोंग। जिसे तुम मुर्गा समझ रही है, वो बाकेलाल है लोमड़ी की दुम। उई, इसने तो मेरी खोपड़ियाँ ही हिला दी। एक मुर्गी नहीं मार पाई मैं। लानत है मेरी लोमड़ियत पर। बाकेलाल के उस वार से लोमड़ी नीचे गिरी तो फिर उठ ना सकी और क्रोधित हो उठा बाकेलाल। ऋषि के बच्चे, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन तेरी मौत अब बाकेलाल के द्वारा ही होगी। चलिए महाराज, इससे पहले कि इसे होश आ जाए यहाँ से निकल चलिए। ठीक है बाकेलाल। और फिर सूर्यास्त के साथ ही ऋषि क्रोधाचार्य के साप का असर भी बाकेलाल के ऊपर से जाता रहा। वाह बाकेलाल, तुम ठीक हो गए। और अब मुझे ठीक करना है उस क्रोधाचार्य के बच्चे को। मन ही मन ऋषि क्रोधाचार्य से बदला लेने की कोई योजना बनाता हुआ बाकेलाल विक्रम सिंह के साथ उस नगर की ओर बढ़ चला। बाकेलाल, काश विशालगढ़ भी हमसे इतना ही दूर होता। खैर, इस नगर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने लिए नई जूतियां खरीदूंगा, ताकि फिर कोई कांटा मेरे पाँव में न चुभ जाए। अवश्य महाराज। प्रसन्न नगर का राजा था अप्रसन्न सिंह, जो अपने राज्य को खुशहाल एवं हरा भरा देखना चाहता था, किंतु उसकी इस इच्छा पर वज्रपात कर रही थी वहां की बढ़ती जनसंख्या। महामंत्री दुखी सिंह, अगर राज्य में जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो एक दिन आएगा जब ना यहाँ रहने को भूमि मिलेगी, ना खाने को अनाज और ना पीने को पानी।
किंतु महाराज इस समस्या का तो कोई हल ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं तो भूखा और प्यासा मर जाऊंगा। किंतु महाराज अगर राक्षस घंटाकर्ण का कोई इंतजाम शीघ्र ही ना किया गया तो प्रसन्न नगर में मानव ढूंढे भी ना मिलेगा। ओह, ये घंटाकर्ण राक्षस तो बड़ा नेक काम कर रहा है। राक्षस घंटाकर्ण के दो चार रिश्तेदार और प्रसन्न नगर में घुस आए तो जनसंख्या की समस्या तो निपट जाएगी। आप क्या सोचने लगे महाराज? ओ, घंटाकर्ण, उसे समाप्त करने की योजना बनाने का कार्य तो हमने राज सलाहकार को सौंप रखा है महामंत्री जी। काश वो कभी कामयाब ना हो। विधि मंत्री ने राज दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज अगर आप इजाजत दें तो अब राज्य के कुछ आपराधिक मामलों से निपटा लिया जाए। अवश्य विधि मंत्री। प्रसन्न नगर, जहाँ छोटे से छोटे अपराध का दंड भी फांसी ही था। महाराज इसने मेरी बकरी की घास में से एक तिनका चुराया है, चढ़ा दो इसे फांसी पर। कान साफ करने के लिए एक तिनका चुराने की सजा फांसी दुहाई है। अकाल मृत्यु के कारण प्रसन्न नगर में बढ़ते जा रहे थे भूत। ओह, मैं भूत बन गया। ना जाने कब तक अब मुझे भूतों प्रेतों की योनि में रहना होगा। मुबारक हो भूत सरदार, हमारी टोली में एक भूत और बढ़ गया। और अब हमारी टोली को आवश्यकता है केवल 2 और भूतों की। उसके बाद हम हो जाएंगे 1001 और तब हमें प्राप्त हो जाएगी कुछ भूत शक्तियाँ। और तब हम चखाएंगे इस दुष्ट राजा को मजा, जिसके कारण आज हम बने हैं भूत। और तब मैं बनूंगा प्रसन्न नगर का राजा। और तब यहाँ मैं बनाऊंगा भूत बस्ती। और तब होगा चारों ओर हमारा ही राज। इधर महामंत्री दुखी सिंह के मन में भी योजनाओं के ताने बाने बुने जा रहे थे। राजा अप्रसन्न सिंह ना जाने कब से मैं प्रसन्न नगर का राजा बनने की इच्छा मन में दबाए बैठा हूँ। बस केवल एक बार वो चमत्कारी दवा तैयार हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रसन्न नगर के राज सिंहासन पर तुम कब तक बैठते हो। किस चमत्कारी दवा के बनने की प्रतीक्षा थी महामंत्री दुखी सिंह को। इधर नगर में अपना आतंक मचाने फिर आ पहुंचा था घंटाकर्ण। तुम्हारी जिंदगियों की छुट्टी की घंटी बज गई है। आ गया घंटाकर्ण। टन टन। आ गया घंटाकर्ण, आ गया, भागो। कई निर्दोष एवं भोले भाले नागरिक घंटाकर्ण का शिकार बन चुके थे। महाराज ऐसे में आपका फर्ज है कि आप इन निर्दोष प्राणियों को प्राण बचाएं। धाड़ आ। घंटाकर्ण का प्रिय आहार था मानव का मांस। उसी की खोज में वो अक्सर नगर पर आक्रमण करता रहता था। आज के भोजन की व्यवस्था तो पूरी हो गई। बाकेलाल, हम शर्मिंदा हैं। दरअसल हमारे हाथ की उंगलियों में विकार आ गया है, जिससे कि हम तलवार उठा पाने में अक्षम हैं। उफ, ये प्रयास भी विफल हो गया। अगर ये मुच्छर राक्षस से टकरा जाता तो इसका काम आज ही तमाम हो जाता। और तभी बाकेलाल की निगाह पड़ी वहां से बड़बड़ाते हुए गुजरते एक राज कर्मचारी पर। उफ, महाराज के दिए समय का आज आखिरी दिन है। अगर आज भी मैंने घंटाकर्ण को समाप्त करने की कोई तरकीब महाराज को नहीं बताई तो वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। इधर कुछ सोचते हुए सहसा ही बाकेलाल की बाँछें खिल उठी और आहा, बन गई योजना। अब वो दुष्ट ऋषि क्रोधाचार्य बांके के जाल से नहीं बच सकता। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? मेरा नाम बाकेलाल है। आप अभी घंटाकर्ण के विषय में क्या बुदबुदा रहे थे? ओह, मैं यहाँ के राजा का सलाहकार हूँ। घंटाकर्ण के आतंक को देखते हुए महाराज ने उसे खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मुझे उसे समाप्त करने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही है। तो समझिए कि आपका कार्य तो हो गया। मगर क्या? मगर कैसे? बाकेलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महाराज। शिव जी की कृपा से अभी अभी मेरे कानों में एक भविष्यवाणी हुई है कि अगर ऋषि क्रोधाचार्य की अस्थियों द्वारा निर्मित शस्त्र से घंटाकर्ण पर वार किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऋषि क्रोधाचार्य? ऋषि क्रोधाचार्य?
किंतु ये ऋषि क्रोधाचार्य मुझे मिलेंगे कहाँ पर, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। किंतु ध्यान रहे, ऋषि क्रोधाचार्य पर तुम्हें छिपकर ही वार करना होगा, अन्यथा वो तुम्हें तुरंत सांप देकर मुर्गा बना देंगे। बाकेलाल ने राज सलाहकार को उस स्थान का पता बता दिया जहां ऋषि तपस्यारत थे। तब किंतु बाकेलाल, ये सब चूंकि मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ, अतः तुम्हें तब तक नजरबंद रहना होगा जब तक कि मैं घंटाकर्ण का अंत नहीं कर देता। मुझे मंजूर है। इस प्रकार राज सलाहकार कुछ सैनिकों को साथ लेकर आ पहुंचा ऋषि क्रोधाचार्य के तप स्थल पर। वो रहे ऋषि क्रोधाचार्य। चलाओ बाण। और एक साथ कई बाण ऋषि क्रोधाचार्य के शरीर में पेवस्त होते चले गए। आह! कौन है वो जिसने हमें जिंदगी की पीड़ा से मुक्त करने का उपाय किया है? आह! सामने आओ। हमें क्षमा करें ऋषि महाराज, हमने बाकेलाल के कथना अनुसार आपकी अस्थियां प्राप्त करने के लिए ही छिपकर ये वार किए हैं, ताकि दुष्ट राक्षस घंटाकर्ण का वध किया जा सके। बाकेलाल, ओह, तब तो मेरी अस्थियों से निर्मित उस शस्त्र को अब बाकेलाल को सौंप देना। बाकेलाल कोई भी 3 युद्ध इससे लड़ेगा तो पराजित नहीं होगा। 3 लड़ाइयों के बाद यह शस्त्र स्वयं गायब हो जाएगा। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा ऋषिवर, किंतु कृपया आप मुझे बताएं कि आप इतने कष्टप्रद ढंग से किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे? पुत्र राजकर्मचारी, मुझे स्वेच्छा से प्राण त्याग करने का वर मिला हुआ है, किंतु मैं मृत्यु के नाम से बहुत भयभीत हूँ। मेरी उम्र 500 बरस 5 माह 5 दिन 5 घंटे हो चुकी है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और मैं मृत्यु चाहता था, किंतु स्वेच्छा से प्राण त्यागते हुए मुझे भय लगता था। मुझे किंतु अब बाकेलाल के कारण ये कार्य संभव हो गया है। अब मैं ये प्राण त्यागता हूँ। फिर देखते ही देखते चमत्कार हुआ। ऋषि का शरीर कंकालों में बदल गया। ओह, ऋषिवर के चमत्कार से ही यह संभव हुआ है। इस प्रकार ऋषि की अस्थियां वहां से समेट ली गई। वापस महल लौटकर सब कुछ बताने के साथ ही राज सलाहकार ने वो शस्त्र बाकेलाल को सौंप दी। ये लो बाकेलाल, और जाकर दुष्ट राक्षस घंटाकर्ण का वध करो, जिसने एक बार फिर नगर पर आक्रमण कर दिया है। मर गए। उफ, ये क्या मुसीबत गले डाल दी उस दुष्ट ऋषि ने। अगर मुझे हकीकत का पता होता तो मैं कदापि भी उस ऋषि को मारने की योजना ना बनाता। मरता क्या ना करता। अंततः बाकेलाल को घंटाकर्ण का वध करने को निकलना ही पड़ा। अब अगर घंटाकर्ण का वध करने से मना किया तो ये राज सलाहकार मुझे कारागार में डाल देगा। इधर नगर में खलबली मचाते हुए घंटाकर्ण पकड़ रहा था अपने शिकार। घंटाकर्ण आ गया, भागोगे नहीं? टन। इधर उसी समय वहां आ पहुंचा बाकेलाल और घंटाकर्ण को देखकर ही बाकेलाल की हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयानक राक्षस है। अगर ये इस शस्त्र से नहीं मारा तो? बाकेलाल को बीच राह में खड़ा देखकर घंटाकर्ण आश्चर्य के साथ बोला। क्यों रे चिमटे, तुझे मुझसे क्या भय नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे पास है ये शस्त्र। ये तो अस्थियों का बना हुआ है। क्या ये शस्त्र ऋषि क्रोधाचार्य की अस्थियों से बना है? हाँ। नहीं। उफ, इसी शस्त्र की चोट से तो मेरी मृत्यु लिखी हुई है। अब तो बाकेलाल के हाथों भी जीवित नहीं बचेगा रे दुष्ट घंटाकर्ण। ओह, घंटा टूट गया। टनाक। बाकेलाल के उस वार को घंटाकर्ण ने अपने घंटे पर रोका और इसके साथ ही बाकेलाल पर किया हथौड़ी का प्रहार, जिसे बाकेलाल ने रोका उस अस्थि शस्त्र पर। और टनाक। अरे बाप रे, हथौड़ा भी गई। बाकेलाल ने घंटाकर्ण पर पुनः अस्थि शस्त्र का प्रहार किया। इस बार तो मैं ठुमका लगाकर बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा? बाकेलाल ने पुनः शस्त्र घुमाया। ओह, इस बार तो मैं टांग उठाकर बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा? बाकेलाल ने इस बार पहले से कई तीव्र गति के साथ घुमाया शस्त्र। ओह, इस बार तो मैं दांव लगाकर बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा?
और इस बार बाकेलाल के वार से स्वयं को ना बचा पाया घंटाकर्ण। ओ मारा! आह! घंटाकर्ण, इस बार तो बज गई तेरी घंटी। आह! भूमि पर गिरते ही घंटाकर्ण के प्राण पखेरु उड़ गए और मैंने घंटाकर्ण को मार दिया। अरे, घंटाकर्ण मारा गया? मारा नहीं गया, मार डाला गया। वो देखो, उसने मारा है घंटाकर्ण को। तभी वहां आ पहुंचे राज सलाहकार और विक्रम सिंह। अरे वाह, घंटाकर्ण मारा गया! सैनिक, महल जाकर तुरंत महाराज को सूचित करो। मैं जानता था कि मेरा प्यारा बाकेलाल घंटाकर्ण को अवश्य मार देगा। घंटाकर्ण की मृत्यु के समाचार के साथ ही नगर में चारों ओर प्रसन्नता उमड़ पड़ी। बाकेलाल, ये सूचना महाराज तक पहुंचा दी गई है। वो स्वयं यहाँ आने वाले हैं तुम्हें पुरस्कृत करने। बाकेलाल जिंदाबाद। और मेरे प्यारे बाकेलाल, आगे आगे कर अपना गाल। जी करता है कि इसी शस्त्र से इस मुच्छड़ का भी मुंह तोड़ दूं। इस पर मैंने इस पर वार किया तो इसके मुंह में विकार आ जाएगा। बाकेलाल, महाराज को यहाँ पहुँचने में कुछ समय तो लगेगा ही। आओ, तब तक मैं नगर से अपने लिए जूतियाँ खरीद लूँ। हाँ हाँ, जाओ बाकेलाल, मगर शीघ्र ही लौटना। इसे जूतियों की पड़ी है और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं प्रसन्न होकर महाराज अपने राजपाट ही मुझे नहीं सौंपने देने वाले। शीघ्र ही विक्रम सिंह और बाकेलाल जा पहुंचे एक मूछी की दुकान पर। हाँ, ये जूतियाँ मजबूत भी है और दिखती भी बढ़िया है। जल्दी कीजिए महाराज, राजा के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही हमें वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है बाकेलाल, ये गई पुरानी जूतियाँ, लेकिन वाह री किस्मत, उसी समय उधर से गुजर रही थी राजा अप्रसन्न सिंह की सवारी। ठक! उफ! बड़ा ही दुख भरा समाचार है ये तो। ना जाने किस मनहूस ने मार डाला है घंटाकर्ण को। ओह! आह! ये क्या? मूर्छित होते होते बचा राजा अप्रसन्न सिंह। घुर्र! किसने किया है ये दुस्साहस? उसे पकड़कर फौरन फांसी पर टांग दो। फांसी? मर गए। बूहू! बाकेलाल, अब क्या होगा? महाराज के कानून बड़े सख्त हैं। अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। ले चलो इन्हें। मगर ये भूल हमसे अनजाने में हुई है। हम निर्दोष हैं। मैं तो बिल्कुल ही निर्दोष हूँ सैनिक जी। बल्कि मैंने ही घंटाकर्ण राक्षस को मारकर इस नगर को भयानक संकट से बचाया है। खामोश! आ गए पकड़ में। राज्य की जनसंख्या में से आज दो और कम हो जाएंगे। महाराज, यही है वो दोनों जिन्होंने आप पर फटी जूतियां फेंककर आपका अपमान किया है और ये कहते हैं कि इसने घंटाकर्ण राक्षस को भी मारा है। क्या? ओह, तब तो इसे 2 बार फांसी पर टांगो। और आज भूत सरदार की ये मनसा शायद पूरी होने वाली थी। सरदार, वो देखो, हम 1001 होने वाले हैं। अरे, तो कमबख्तो, चुप क्यों खड़े हो? लगाओ एक जोरदार नारा मेरी जय जयकारा का। बोलो भूत सरदार की जय। खामोश! बोलो राजा भूत सरदार की जय। बाकेलाल, ये तो हमें सचमुच फांसी पर चढ़ा देंगे। सचमुच नहीं महाराज, झूठ मूठ चढ़ाएंगे। उफ! ये मुच्छर तो मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता नजर आ रहा है। इधर बाकेलाल का मस्तिष्क भी फांसी से बचने की कोई योजना सोच रहा था। कमबख्त राजा अप्रसन्न सिंह, तूने बाकेलाल से पंगा लेकर ओखली में सिर दे दिया है। अब देखेगा तुम मूसल की चोट। बाकेलाल, राज सलाहकार ने तुम्हें वो शस्त्र देते हुए कहा था कि वो शस्त्र जिसके पास रहेगा वो युद्ध में हमेशा विजयी रहेगा। क्या खुसर फुसर लगा रखी है? चलो फांसी के तख्ते पर। बाकेलाल बेटा, यही अवसर है। निकाल बाहर अपना शस्त्र और हो जा शुरू। हटो पीछे मर्दूदो। तड़ाक तड़ाक! मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा? ले, तू तो एक और ले। बाकेलाल, भागो, पकड़ो इन्हें, भागने न पाए। हाँ हाँ, आओ पकड़ो। भूतों की टोली में भी मची खलबली। भूत सरदार, यूं क्यों हो रहा से? अगर ये दोनों भूत नहीं बने तो हम आज 1001 नहीं हो पाएंगे और तुम राजा नहीं बन पाओगे भूतों के। लेकिन अब तक हमें भूत शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाती।
लेकिन जब तक हमें भूत शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाती हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भावी भूत सेनापति, मारधाड़ मचाते हुए फांसी स्थल से बांके और विक्रम सिंह जैसे ही बाहर निकलने लगे कि मोटे को अड़ंगे लगाकर गिराता हूँ। बाकेलाल! ओह, मोटे को उठाने के चक्कर में रहा तो मेरी गर्दन भी नाप देंगे ये सैनिक, इसलिए मुझे यहाँ रुकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ओह, वो घोड़ा भागने में मेरी मदद कर सकता है। चल मेरे प्यारे घोड़े, दिखा दे आज बाकेलाल को अपनी हवा जैसी चाल। ये बात, बहुत दिनों बाद कोई कदरदान मेरी पीठ पर सवार हुआ है। तू घबरा मत बाकेलाल, तू भी सिकंडी, मैं भी सिकंडी। सिकंडी सिकंडी दोस्त, अब देख मेरी चाल। हिंद, शाबाश, पहुंचा दे मुझे किसी सुरक्षित जगह पर, और तेज और तेज। ऐसे सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगा जहां कोई सैनिक मेरी कब्रिस्तान तक ना पहुंच पाएगा। मेरे शेर, शेर, हिंद, दहाड़। वाह, सवार हो तो ऐसा। महल के सैनिक तो मुझे निकम्मा, मरियल और बूढ़ा कहते थे। उस किले के सामने पहुंचकर रुका घोड़ा। ओह, ये घोड़ा मुझे कहाँ ले आया? ए लो बादशाहो, इससे बढ़िया सुरक्षित स्थान पूरे प्रसन्न नगर में ढूंढने ना मिलेगा। सुना है यहाँ भूत रहते हैं। और तभी पुनः चौंक उठा बाकेलाल। ओह, ये कौन? वेशभूषा से तो ये राजघराने का कोई उच्च अधिकारी लगता है। चेतक, तू यहीं ठहर, मैं जरा उसकी सूध-बूध लेकर आता हूँ। चेतक? वाह, क्या नाम है। हिंद, जी करता है इसकी एक पप्पी ले लूं। और उधर उस गुप्त तहखाने में, आइए 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 महामंत्री जी, मैं कामयाब हो गया। ओह, क्या सच बैदराज? हाँ, वो देखिए। अरे, ये गाजर हवा में कैसे उड़ रही है? ये गाजर हवा में नहीं उड़ रही है महामंत्री जी, बल्कि इसे एक खरगोश खा रहा है। और उस खरगोश ने पी हुई है मेरी चमत्कारी दवा, गायब चुइयाँ। क्या? ओह, ये दवा गायब गायब चुइयाँ तो बड़ी चमत्कारी सिद्ध होगी। अब मुझे प्रसन्न नगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और मुझे आपका विशेष सलाहकार। ओह, तो ये महामंत्री राजा बनने के चक्कर में है। लाओ बैदराज, वो दवा गायब गायब धुइयाँ मुझे दो, जिसे पीकर मैं अदृश्य हो जाऊंगा। अभी नहीं, अभी तो मैंने जितनी दवा बनाई थी वो सारी इस खरगोश को पिला दी, किंतु कल इसी समय हम दोनों ही ये दवा पिएंगे। ठीक है, मैं कल इसी समय यहाँ आ जाऊंगा। बेटे महामंत्री, ये दवा तो अब पिएगा बाकेलाल, और फिर उसी रात्रि ये बना ली मैंने और दवाई ये बना ली मैंने और गायब धुइयाँ दवा। अगर महामंत्री मेरे बचपन का मित्र ना होता तो ये दवा मैं स्वयं पीता। मित्रता पर सब कुछ कुर्बान है। ओह, चलो अब जरा अपनी नींद पूरी कर लूं। ये रही वो दवा, यानी गायब धुइयाँ, और ये गई गायब धुइयाँ बांके के पेट के अंदर। अगले ही पल बांके हो गया गायब। ओह, क्या मैं गायब हो गया हूँ? अरे, ये खरगोश का यहाँ कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और तभी बांके की निगाह पड़ी आईने पर, और ओह, इस आईने में अपने आप को देखता हूँ। मगर ये क्या? इसमें मैं तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि मैं अदृश्य हो गया हूँ। अब समझा कि वो खरगोश मुझे एकाएक ही कैसे दिखने लगा, क्योंकि वो भी अदृश्य है और मैं भी। यानी अदृश्य अदृश्य भाई भाई, यानी अब मैं किसी भी अदृश्य वस्तु या प्राणी को भी देख सकता हूँ। किंतु अब मुझे इस दवा के स्थान पर हरी पत्तियों का ये पानी भर देना चाहिए, ताकि महामंत्री और वैदराज को किसी प्रकार का संदेह ना हो। और उसके बाद चल चेतक, अब मुझे ले चल नगर की ओर। ये आवाज़ तो बाकेलाल की ही लग रही है, और वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कहीं वो भी इस किले में जाकर भूत तो नहीं बन गया? चल चेतक, दिखा दे अपनी चाल, भागो। चेतक, तू भयभीत तो नहीं हो रहा है ना? मैं भूत नहीं हूँ, मैंने गायब होने की दवा पी ली है। ओह, ऐसा क्या? तब फिर देखो मेरी चाल। इधर राज दरबार में, महाराज, ये दोनों चोर कल बैल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
फांसी। इनके भयंकर अपराध की एक ही सजा है, फांसी। ले जाओ इन्हें। क्षमा, हमें क्षमा कर दे महाराज। सेनापति कामचोर, उस मोटे मुच्छड़ के दूसरे साथी का पता चला या नहीं? जी नहीं महाराज, किंतु खोज जारी है, वो बच नहीं सकेगा। ठीक है, जैसे ही वो पकड़ा जाए दोनों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दो। और इधर फांसी स्थल पर याहू, भूत सरदार, दो भूत और आ गए हमारी टोली में। अब बनी है हमारी टोली 1001 भूतों की टोली। 1001 भूतों की टोली। हुई 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 हुई। की मैं किस तरह हंसूं? खामोश, आज से हम मामूली भूत नहीं है, अब हमें भी प्राप्त हो चुकी है भूत शक्तियां। ई, मुझे धक्का किसने दिया? भूत। चलो, अब हम बोलेंगे महल पर धावा और बनेंगे प्रसन्न नगर के राजा और चखाएंगे अप्रसन्न सिंह को मजा। अप्रसन्न सिंह मुर्दाबाद, राजा भूत सरदार जिंदाबाद। उधर किले के तहखाने में गायब धुइयां पीकर हम हो जाएंगे गायब। ये क्या बैदराज, हम गायब तो हुए ही नहीं, तुम तो मुझे पूर्ववत ही दिखाई पड़ रहे हो। हाँ, अदृश्य होने के बाद भी हम तो एक दूसरे को देख सकते हैं, किंतु कोई हमें नहीं देख सकता। तो फिर चलो, मैं आज ही अप्रसन्न सिंह का काम तमाम करके राजा बन जाना चाहता हूँ। चलो। इधर भरे राजदरबार में आ पहुंची भूतों की टोली। ये क्या, ये एकाएक सिंहासन हवा में कैसे उड़ने लगा? राजा अप्रसन्न सिंह, अब तेरे राजसी सुख के दिन लद गए हैं। अब है भूत और तुझसे हम है भूत और तुझसे बदला लेने आए हैं। अब प्रसन्न नगर का राजा मैं बनूंगा, यानी भूत सरदार, और तेरी सारी प्रजा को भूत बनाकर यहाँ बनाऊंगा भूत बस्ती। फेंक दो इसे सिंहासन से नीचे। हवा में प्रकट हुआ वो भूतिया हाथ। बचाओ, राजदरबार में भूत घुस आए हैं। राजदरबारियों और मंत्रियों से आकर टकराने लगे वे कटे हुए भूतिया सिर। चल, उठक बैठक लगाता हूँ, बचाओ, भागो। और तभी वहां आ पहुंचा बाकेलाल। अरे बाप रे, यहाँ ये कैसा हंगामा मचा हुआ है? भूत बचाओ। तभी बाकेलाल, ये तो वही है जिसके कारण आपको राजा भूत बनने में देरी हुई। अगले ही पल बाकेलाल ने खींच लिया वो शस्त्र। अब तो इन भूतों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। और फिर शस्त्र का प्रहार जिस भूत पर पड़ता वो भूत हो जाता गायब। ओ, इसे उल्टा टांग दो, सबसे पहले मैं इसे ही भूत बनाऊंगा। क्या? मर गए बेटा बाकेलाल। अगले ही पल बाकेलाल ने खींच लिया वो शस्त्र। अब तो इन भूतों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। और शस्त्र का प्रहार जिस भूत पर पड़ता वो भूत हो जाता गायब। ये देख, ओ, ये बाकेलाल हमें देख कैसे पा रहा है? पकड़ो इसे और उल्टा टांग दो। महाराज, लगता है हमारा कोई मददगार अदृश्य में हमारी मदद कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है सेनापति? पर वो कौन है? ले मर, बाकेलाल को उल्टा टांगेगा और दे धाड़। बाकेलाल की फुर्ती देखने काबिल थी। ओह, अगर मैंने वो दवा ना पी होती तो ये भूत मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। धाड़ धाड़। अंत में बचा केवल भूत सरदार। भूत सरदार, बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं, तुम बड़े भूत हो, मैं तो छोटा भूत हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, छोड़ दिया जाए मुझे। किंतु बाकेलाल ने भी उसे बख्शा नहीं। तुझे जिंदा छोड़कर मुसीबत मोल लेनी है क्या मुझे? धाड़। और तभी, अरे ये तो वही है जिसकी खोज में हमारे सैनिक नगर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं महाराज। बाकेलाल, ओह, तो ये है हमारा मददगार, और अब इसे फांसी पर टांग रहे थे हम। और हम इसे फांसी पर टांग रहे थे, पर मैं इन्हें दिखाई कैसे पड़ने लगा? उफ, इसका मतलब दवा का असर खत्म हो गया है।
हमें क्षमा कर दो बाकेलाल, हम तुम्हारे साथी को भी मुक्त कर देंगे और कभी किसी को फांसी का दंड ना देंगे। और तभी अब किसी को दंड देने का अधिकार तुम्हें रहा भी नहीं राजा अप्रसन्न सिंह, क्योंकि मैं तुम्हें मारकर यहाँ का राजा बनूंगा। इसे जल्दी खत्म कर दो मित्र। लेकिन इससे पहले कि महामंत्री राजा पर वार करता, कई भाले आ धसे उसके और वैदराज के जिस्म में। खच खच आ आई। ये क्या वैदराज, तुम तो कहते थे कि वो दवा पीकर हम अदृश्य हो चुके हैं। आ, तुमने तो मरवा डाला मुझे, मगर दवा तो असली थी। आ, और तब बेचारे बाकेलाल को कहना ही पड़ा। वो दवा मैंने पीकर उसमें हरी पत्तियों का पानी भर दिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी योजनाओं का पता चल गया था। क्या? इसी के साथ महामंत्री और वैदराज के प्राण पखेरु उड़ गए और बाके के हाथ से अस्त्र शस्त्र भी गायब हो गया। और अंत में बोलो बाकेलाल की जय। मेरे प्यारे बाकेलाल, आखिरी एक बार फिर तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए। पुच्ची इसने अच्छी तो घोड़े की पुच्ची थी। इससे अच्छी तो घोड़े की पुच्ची थी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सर्दियों का मौसम अभी जो है आ चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो है मेरा जो नाक जो है सही नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।